3 साल पहले मैंने एक साथ 4 लड़कियों को डेट किया था, जिसे पता चलने के बाद अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से पीछा छुड़ाने के लिए मैं मंदिर भाग जाता हूँ और वहां पूरे 3 साल तक रहता हूँ। 3 साल बाद मैं वापस क्लाउड सिटी लौटता हूँ। मैं सोचता हूँ कि अब सीरियसली काम करूंगा और लड़कियों से दूर रहूंगा, लेकिन मैं जहां भी जाता हूँ वहां मुझे अपनी कोई ना कोई एक्स गर्लफ्रेंड मिल जाती है। रूम रेंट करने जाता हूँ जिस पर मकान मालकिन भी मेरी एक्स गर्लफ्रेंड निकलती है। जॉब ढूंढने जाता हूँ जिस पर वहां भी मेरी एक्स गर्लफ्रेंड मिल जाती है। टीवी सीरीज देखता हूँ जिसमें मेन फीमेल कैरेक्टर भी मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ही होती है। मैं समझ नहीं पाता कि आखिर मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड्स अभी तक मुझसे नाराज होती हैं और हर रात चुपके से मेरे बेड तक पहुंच जाती हैं। अचानक एक लड़ाई और तेज आवाज से मेरी आंख खुल जाती है। तभी कार में अनाउंसमेंट होता है, युनचेंग स्टेशन आने वाला है, सभी लोग उतरने की तैयारी कर लें। यह सुनकर मैं धीरे से खुद से कहता हूँ, अच्छा हुआ, वो सब बस एक लंबा नाइटमेयर था। स्टेशन के बाहर पहुंचते ही कुछ लड़कियां मेरी तरफ उंगली करके देखने लगती हैं, जिस पर वो कहती हैं, उस लड़के को देखो कितना हैंडसम है। अगर पहले वाली बात होती तो मैं थोड़ा एंजॉय करता, लेकिन अब मुझे सिर्फ डर लगता है। इसके बाद मैं अपने प्लान के हिसाब से नान्यांग में घर रेंट करने पहुंचता हूं। एजेंट ली वेइचियांग बड़े एक्साइटमेंट के साथ मुझे एक नए लग्जरी अपार्टमेंट में लेकर जाता है। वह कहता है, ये 70 स्क्वायर मीटर का फ्लैट है, इतना बड़ा और लग्जरी, और अभी सिर्फ 1000 युआन में मिल रहा है। जिस पर मैं हैरान होकर पूछता हूँ, ब्रदर ली, ये घर सच में सिर्फ 1000 युआन का है? मुझे यकीन ही नहीं होता, इतना सस्ता होना तो हद से ज्यादा है। जिस पर ली वेइकियांग मुस्कुराते हुए कहता है, टेंशन मतलब, मैं कोई फ्रॉड नहीं हूँ। ये लग्जरी अपार्टमेंट पहले स्कूल डिस्ट्रिक्ट हाउस था, लेकिन अब इसके दाम गिर गए हैं। लैंडलॉर्ड बस जल्दी से पैसे वापस पाना चाहती है। यह सुनकर मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे अच्छे दिन शुरू हो रहे हैं और मैं तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता हूँ। इसके बाद ली वेइचियांग मुझसे कहता है कि मैं थोड़ा वेट करूं। वो नीचे जाकर लैंडलॉर्ड को लेकर आता है और हैंडओवर करवा देता है। ज्यादा देर नहीं होती, तभी बाहर से ली वेइचियांग की आवाज आती है। उसके साथ एक लड़की अंदर आती है, जिसके हाथ में नीली अम्ब्रेला होती है। वह हंसते हुए कहती है, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, इतनी जल्दी ये फ्लैट रेंट पर दे दिया। मैं अचानक मुड़कर उसके पैरों की तरफ देखता हूँ। दरवाजे से अंदर आते ही उसकी हाई हील्स सबसे पहले नजर आती हैं और उसके सफेद पैर के टखने पर एक खास बर्थ मार्क बना होता है। यह देखकर मैं तुरंत वॉशरूम में छिप जाता हूँ। तभी बाहर लिविंग रूम से लैंडलॉर्ड की आवाज आती है, वो आदमी कहाँ है? जिस पर मैं अपनी आवाज बदलकर कहता हूँ, मेरे पेट में दर्द है, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, या फिर आप वीचैट छोड़ दीजिए, मैं बाद में ऐड कर लूंगा। मैं अपनी आवाज छुपाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बाहर वाली औरत अचानक ली वेइचियांग से पूछती है, मिस्टर, जो की आवाज कुछ अजीब नहीं लग रही, क्या ऐसी बहुत तेज चल रहा है? जिस पर उसे सर्दी हो गई है। लेकिन अगले ही पल वो अचानक पूछती है, तुमने अभी उसे मिस्टर झाओ कहा था, उसका पूरा नाम क्या है? जिस पर ली वेइकियांग कहता है, मैं बताना भूल गया, उस आदमी का नाम झाओ यांग है और वो अभी अभी क्लाउड सिटी वापस लौटा है। यह सुनते ही बाहर से एक अजीब सी हंसी सुनाई देती है। फिर धीरे धीरे कदमों की आवाज मेरी तरफ आने लगती है, जिसके बाद वो वॉशरूम के दरवाजे पर नॉक करती है और कहती है, झोयांग, अब नाटक बंद करो और जल्दी बाहर आओ। मैं गहरी सांस लेता हूँ और मजबूरी में दरवाजा खोल देता हूँ। काफी देर तक चुप रहने के बाद मैं ऑकवर्ड तरीके से मुस्कुराकर कहता हूँ, शाओ शुआंग। मेरे सामने खड़ी लड़की शु शाओ शुआंग होती है। वो युनचेंग यूनिवर्सिटी की सबसे फेमस लड़की हुआ करती थी और फिर वो उन्हीं 4 लड़कियों में से एक होती है जिन्हें मैंने एक साथ डेट किया था। मुझे आज भी वो दिन याद है जब वो पहली बार कॉलेज में आई थी। उसने नीली रिबन लगा रखी थी, काली ड्रेस पहनी थी। उसके लंबे पैर और कॉन्फिडेंट एटीट्यूड ने आते ही सबका अटेंशन अपनी तरफ खींच लिया था, जिस पर बहुत सारे लोग तुरंत उसके पीछे पड़ गए थे। लेकिन बात मेरी सोच से भी ज्यादा आसानी से हो गई थी, क्योंकि ये लड़की सेन यान फैमिली की बेटी थी और सिर्फ 1 महीने के अंदर ही वो मुझ पर पूरी तरह फिदा हो गई थी। उस वक्त वो मेरे लिए इतनी क्रेजी हो गई थी कि उसने यहाँ तक कह दिया था कि वो मुझे अपनी कंपनी का बॉस बना देगी और खुद मेरे साथ रहेगी। वो जितनी क्यूट थी उतनी ही खतरनाक भी थी। जब मेरा 4 लड़कियों वाला राज खुल गया था, तब सबसे पहले उसी ने मेरे ऊपर मिलियन युआन रिवॉर्ड लगा दिया था। अगर मुझे अपनी 4 एक्स गर्लफ्रेंड्स में से किसी एक से सबसे ज्यादा डर लगता था तो वो डेफिनेटली चू शाओशुआंग ही थी। इस वक्त इस रेंट वाले घर में माहौल बहुत अजीब हो जाता है, जिस पर ली वेचियांग समझ जाता है कि मामला ठीक नहीं है और वो चुपचाप वहां से निकल जाता है। मैं जल्दी से कहता हूँ, ब्रदर ली, ये घर मेरे लिए सही नहीं है, मुझे मेरा डिपॉजिट भी नहीं चाहिए, मैं ये घर रेंट नहीं करूंगा। जिस पर शु शाओशुआंग मुझे घूरते हुए कहती है, क्या तुम फिर से भागना चाहते हो? कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, अब इतनी आसानी से नहीं जा सकते। अगर तुमने जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कोर्ट में घसीट दूंगी। मैं अभी अभी क्लाउड सिटी वापस आया होता हूँ और वो आते ही मुझे केस में फंसाने की धमकी देने लगती है। मेरी जॉब भी अभी तक फिक्स नहीं हुई होती, मैं सच में इतना झंझट नहीं झेल सकता। जिस पर मैं तुरंत अपना एटीट्यूड बदल देता हूँ और हंसते हुए कहता हूँ, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, इतना अच्छा घर में कैसे छोड़ सकता हूँ? शाओशुआंग, तुम सीरियसली ले गई क्या?
जिस पर वो मुझे देखती है और कहती है, शाओ शुआंग, अभी किसी ने मुझे मिस शू कहा था ना। यह सुनकर मैं ऑकवर्ड होकर मुस्कुराता हूँ। वो फिर पूछती है, हमारे बीच क्या रिश्ता है बताओ। जिस पर मैं गहरी सांस लेकर धीरे से कहता हूँ, बेबी। ये दो शब्द सुनते ही ऐसा लगता है जैसे उनमें कोई मैजिक हो। शू शाओ शुआंग का चेहरा तुरंत लाल हो जाता है। वो घबराकर खिड़की की तरफ देखने लगती है और कहती है, कौन बेबी, क्या हम इतने क्लोज हैं? पास खड़ा ली वेइचियांग हमें ऐसे देखता है जैसे वो पत्थर बन गया हो। मुझे डर लगता है कि कहीं अगले ही पल शू शाओ शुआंग फिर से नाराज होकर चली न जाए। जिस पर मैं तुरंत बात बदल देता हूँ, रेंट की बात करता हूँ और उसे वीचैट पर 5,000 युआन ट्रांसफर कर देता हूँ। लेकिन वो जाने का कोई इरादा नहीं दिखाती, बल्कि वो धीरे धीरे मेरे और करीब आने लगती है। उसकी खुशबू सीधा मेरी सांसों तक पहुंचती है। फिर वो मुझे देखकर कहती है, क्या तुम चाहते हो कि मैं ऐसे ही चली जाऊं? यह सुनकर अपनी जान बचाने के लिए मैं फैसला करता हूं कि अब सच बोल देना ही सही रहेगा। जिस पर मैं कहता हूं, शाओशुआंग, मैं पिछले 3 साल से 4 टेम्पल्स में था। मैंने वहां बहुत कुछ सीखा है। मैं सच में तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूं। मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था, लेकिन मैं कसम खाता हूं अब आगे से मैं कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मैं अब अपनी बीमारी से ठीक हो चुका हूं, इसलिए प्लीज मुझे परेशान मत करो। यह सुनकर शू शाओ शुआंग कुछ देर के लिए चुप रह जाती है। उसकी आंखों में हैरानी और घबराहट साफ दिखाई देती है। फिर वो धीरे से कहती है, तुम्हें सच में समझ आ गया है कि तुमसे गलती हुई थी? जिस पर मैं तुरंत कहता हूँ, हाँ सच में, अब मैं अच्छे से रहूंगा। जिस पर वो कहती है, मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी, लेकिन अगर तुम अच्छे से बिहेव करोगे तो मैं इस बारे में सोच सकती हूँ। वो सोचती है कि मैं उससे पैचअप की बात कर रहा हूँ और मैं सोचता हूँ कि वो मेरे ऊपर लगाए गए हंट ऑर्डर की बात कर रही है। इस तरह हम दोनों बिल्कुल अलग बात सोचते हुए भी एक अजीब से एग्रीमेंट पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद किसी तरह मैं शू शाओ शुआंग को वहां से भेज देता हूँ। वो अपने 3 मिलियन से भी ज्यादा की पिंक कार में बैठकर चली जाती है। उसकी 720S देखकर उसका रियल एटीट्यूड साफ दिखता है, लेकिन मुझे बस इस बात की खुशी होती है कि मैं एक और दिन बच गया। अगले दिन मैं जॉब ढूंढने निकलता हूँ, लेकिन वहां भी मेरी हालत खराब हो जाती है। मेरा मेजर मार्केटिंग होता है, लेकिन 3 साल तक मंदिर में रहने और दुनिया से कटे रहने की वजह से मेरा रिज्यूमे लगभग खाली होता है। हालांकि बाहर की दुनिया को मैं यही बताता हूं कि मैं पिछले 3 साल से फेल था, लेकिन इसके बावजूद हर कंपनी का एचआर मुझे देखकर अजीब रिएक्शन देता है। पूरी तरह थक कर मैं आखिरी कंपनी में पहुंचता हूं। वहां इंटरव्यू रूम के बाहर कंपनी के स्टूडियो में कुछ गड़बड़ चल रही होती है। कोई कहता है कि किसी मॉडल की उंगली टूट गई है और इसी वजह से शूटिंग रुक गई है। जिस पर मैं मन ही मन सोचता हूं, क्या मैं 3 साल का बच्चा हूं जो इस तरह का बहाना मान लूंगा? तभी अंदर से एक आदमी गुस्से में कहता है, झो वेनेओ से कह दो कि मोशन मीडिया अब आगे कभी उसके साथ काम नहीं करेगी। वो खुद को समझता क्या है? इसी बीच मिस्टर झांग गुस्से में बाहर निकलता है। उसी समय मैं अपना मुड़ा हुआ रिज्यूमे हाथ में लेकर उदास चेहरा बनाए मीटिंग रूम से बाहर निकल रहा होता हूँ। मैं अभी हॉलवे से पूरी तरह बाहर भी नहीं निकल पाता। तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ती है। वो मुझे ऊपर से नीचे तक देखता है और अगले ही पल उसका चेहरा बदल जाता है। जिस पर वो शॉक्ड होकर धीरे से कहता है, झो यांग। मैं मोशन मीडिया से बाहर निकलता हूँ। मेरा मूड पूरी तरह खराब हो चुका होता है। डिपॉजिट का पैसा भी खत्म होने वाला होता है और मैं सोचने लगता हूँ कि अब शायद मुझे खाना डिलीवर करना पड़ेगा। मैं अभी यही सोच ही रहा होता हूँ, तभी पीछे से वही एचआर भागते हुए आता है जिसने अभी मेरा इंटरव्यू लिया था। वो हाँफते हुए कहता है, 1 मिनट रुको। फिर वो कहता है, हमें लगता है कि तुम्हारी कंडीशन बहुत अच्छी है। क्या तुम्हें हमारे यहाँ काम करने में इंटरेस्ट है? यह सुनकर मेरी जिंदगी जैसे अचानक ऊपर नीचे होने लगती है। मुझे लगता है कि शायद मेरी सिंसियरिटी ने उन्हें इम्प्रेस कर दिया। मैं तुरंत कहता हूँ कि मैं मार्केटिंग का काम बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही एचआर ऑकवर्ड होकर मुझे रोक देता है। वो कहता है, असल में हम तुम्हें मार्केटिंग की जॉब नहीं देना चाहते, हम तुम्हें मॉडल बनाना चाहते हैं। यह सुनकर मैं कुछ देर के लिए चुप रह जाता हूँ। कॉलेज के टाइम पर भी किसी ने मुझे मॉडल बनने के लिए कहा था, लेकिन तब मैं अपनी 4 गर्लफ्रेंड्स के बीच इतना उलझा हुआ था कि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। लेकिन अब सिचुएशन अलग होती है। यहाँ बेसिक सैलरी 8,000 होती है, ऊपर से कमीशन और डिविडेंड भी मिलता है, जबकि मार्केटिंग में सिर्फ 6,000 की सैलरी मिलती है। जिस पर मैं बिना कुछ सोचे तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता हूँ। सर्वाइवल के लिए मैं मॉडल क्या, जरूरत पड़े तो ईंट भी उठा सकता हूँ। इसके बाद वो लोग मुझे एक प्रोफेशनल स्टूडियो में लेकर जाते हैं। मुझे लगता है कि शायद पहले कोई आसान ट्रेनिंग होगी, लेकिन वहां मौजूद लोग मुझे ऐसे देखने लगते हैं जैसे मैं कोई बहुत कीमती चीज हूँ। खासकर झोंग कुई नाम का फोटोग्राफर मुझे देखकर बार बार हैरान होता है। फिर वो लोग मुझे तेज लाइट्स के सामने खड़ा कर देते हैं और मेरी ऑकवर्ड मॉडलिंग करियर शुरू हो जाती है। लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता होता कि इसके पीछे मिस्टर झांग का हाथ होता है। वही मिस्टर झांग जिसने कुछ देर पहले मेरे रिज्यूमे का मजाक उड़ाने वाले एचआर को डांटा था। इस वक्त वो दरवाजे की हल्की सी दरार से मुझे देख रहा होता है। उसकी आंखों में बहुत कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग्स होती हैं। वो मुझे पोज करते हुए देखता है और धीरे से अपने होंठ काटता है। फिर वो मन ही मन कहता है, बेवकूफ,
क्लाउड सिटी लौटकर भी मेरे पास नहीं आया और यही मिस्टर झांग दरअसल मोक्सिन मीडिया की बॉस जेंग यूवेई होती है। वो मेरी दूसरी एक्स गर्लफ्रेंड होती है। पूरी शूटिंग में करीब 5 घंटे लग जाते हैं। मैं अभी ठीक से सांस भी नहीं ले पाता। तभी एक असिस्टेंट मेरे पास आता है और कहता है, मिस्टर झांग आपसे मिलना चाहती हैं, प्लीज मेरे साथ आइए। मैं अंदर जाता हूँ। बॉस चेयर पर एक औरत मेरी तरफ पीठ करके बैठी होती है। उसकी आवाज थोड़ी जानी पहचानी लगती है। वो पूछती है, काम कैसा लग रहा है? जिस पर मैं कहता हूँ, काफी अच्छा है, थैंक्स, आपने मुझे ये मौका दिया। तभी वो अचानक पूछती है, तुम क्लाउड सिटी वापस कब आए? यह सुनते ही मेरे चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। मैं सोचने लगता हूँ कि उसे कैसे पता चला कि मैं वापस आ गया हूँ। अगले ही पल वो धीरे से मुड़ती है। उसका चेहरा देखते ही मैं पूरी तरह शॉक हो जाता हूँ। वो झांग यूवेई होती है। उसे देखते ही मेरी पुरानी यादें वापस आने लगती हैं। कॉलेज के सेकंड ईयर की वो बारिश वाली रात, मूवी थिएटर और फिर उससे पहली मुलाकात। उस वक्त मैं बस एक गरीब स्टूडेंट था और वो मेरी उन 4 एक्स गर्लफ्रेंड्स में से एक होती है। लेकिन बाकी सबसे अलग वो वही इंसान होती है जिसके लिए मेरे दिल में सबसे ज्यादा गिल्ट होता है, क्योंकि सिर्फ वही ऐसी होती है जिसने मेरे साथ कभी बुरा नहीं किया। बाकी सब मुझे छोड़कर चली गई थी, लेकिन उसने कभी मुझे नीचे गिराने की कोशिश नहीं की। फिर वो मुझे देखकर धीरे से कहती है, जल्दी वापस आ जाते, 3 साल हो गए, मैंने तुम्हें देखा तक नहीं। 3 साल पहले की वो सिंपल और कमजोर लड़की अब एक स्ट्रॉन्ग फीमेल बॉस बन चुकी होती है। जिस पर मैं धीरे से कहता हूँ, तुम्हें अभी भी मेरी याद है? वो हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, मुझे लगा था तुम जैसे बड़े स्कमबैग मुझे भूल चुके होगे। यह सुनकर मैं शर्मिंदा होकर अपना सिर नीचे कर लेता हूँ। फिर मैं उसे पिछले 3 साल की सारी बातें बता देता हूँ। मंदिर में रहना, भागते रहना और बाकी सब कुछ। मेरी बात सुनने के बाद वो धीरे से अपना हाथ मेरे सिर पर रखती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो पहले किया करती थी, क्योंकि वो मुझसे 2 साल बड़ी होती है और हमेशा मेरी केयर करती थी। उसकी इतनी सॉफ्टनेस देखकर मुझे शुशाओ शुआंग की धमकी से भी ज्यादा बुरा फील होने लगता है। मैं टाइम देखता हूँ। लगभग रात के 12 बज चुके होते हैं। बाहर बारिश भी हो चुकी होती है और सबवे भी बंद हो चुकी होती है। जिस पर मैं कहता हूँ, कोई बात नहीं, मैं टैक्सी लेकर चला जाऊंगा। लेकिन मैं अपनी बात पूरी करूं उससे पहले ही झेंग यूवेई खड़ी हो जाती है। वो अपनी कार कीज उठाती है और सीधे कहती है, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। यह सुनकर मेरे होश उड़ जाते हैं। अगर वो मुझे घर तक छोड़ने गई और नीचे शु श्याओ शुआंग मिल गई तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन झांग यूवेई मेरी कोई बात नहीं सुनती। वो मुझे सीधा अपनी कार में बैठा लेती है। रास्ते में वो मेरी तरफ देखकर धीरे से सांस छोड़ती है और कहती है, सच में तुम अभी भी वैसे ही हो, तुम बिल्कुल नहीं बदले। मुझे वो पुराना टाइम याद आ जाता है जब तुम मेरे साथ रहते थे। जब हम जिनू होम के नीचे पहुंचते हैं तब भी झांग यूवेई के जाने का कोई इरादा नहीं होता। वो कहती है कि बॉस होने के नाते उसे अपने सबऑर्डिनेट की केयर करनी चाहिए और वो कल मुझे ऑफिस जाने के लिए लिफ्ट दे देगी। जिस पर मैं कुछ नहीं कह पाता। आखिर मैं उसका सबऑर्डिनेट होता हूँ, इसलिए मना भी नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, 5वीं मंजिल के बाहर शु श्याओ शुआंग हाथ में अपना बनाया हुआ लंच बॉक्स लिए बैठी होती है। वो नीचे झुककर बैठी होती है, लेकिन जैसे ही वो मुझे और झेंग यूवेई को साथ में बाहर आते देखती है, उसका चेहरा तुरंत बदल जाता है। फिर वो भागकर मेरे पास आती है और मेरा कॉलर पकड़ लेती है। वो गुस्से में कहती है, तुमने कल ही कहा था कि अब कुछ गलत नहीं करोगे और आज ही किसी और लड़की को घर ले आए। यह सुनकर मेरे माथे पर ठंडा पसीना आ जाता है। एक तरफ लैंडलॉर्ड वाली एक्स गर्लफ्रेंड खड़ी होती है और दूसरी तरफ बॉस वाली एक्स गर्लफ्रेंड। जिस पर मैं जल्दी से कहता हूँ, मेरी बात सुनो, ये लैंडलॉर्ड है जिससे मैं कल मिला था और ये बॉस है जिससे मैं आज मिला हूँ। मैं 3 उंगलियां उठाकर कसम खाता हूँ। हालांकि बात बहुत अजीब लगती है, लेकिन ये सब सच में सिर्फ कोइंसिडेंस होता है। मैंने सच में कुछ गलत नहीं किया। हम अभी ऑफिस में ओवरटाइम कर रहे थे और ये बस मुझे घर छोड़ने आई है। जिस पर झांग यूवेई भी मेरी बात मान लेती है। वो कहती है कि हाँ, हम ओवरटाइम कर रहे थे। लेकिन फिर वो शु शाओ शुआंग की तरफ देखकर कहती है, लेकिन तुम लैंडलॉर्ड होकर आधी रात को यहाँ क्या कर रही हो? रेंट लेने आई हो क्या? जिस पर शु शाओ शुआंग तुरंत कहती है, ये मेरा घर है, मैं जब चाहूं यहाँ आ सकती हूँ। फिर वो दोनों एक दूसरे को घूरती हैं। जिसके बाद शु शाओ शुआंग कहती है, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है तो अंदर चलकर बात करते हैं, मैं आज रात झाओ यांग के साथ यहीं रहूंगी। जिस पर झांग यूवेई भी तुरंत कहती है, अगर तुम आ सकती हो तो मैं भी आ सकती हूँ, मुझे भी इससे बहुत सारी बातें करनी है। और फिर दोनों आपस में एग्री कर लेती हैं। लेकिन किसी ने भी मुझसे नहीं पूछा होता कि मैं क्या चाहता हूँ। 3 दिन पहले मंदिर में एक मॉन्क ने मुझे वार्निंग दी थी कि मुझे लड़कियों से दूर रहना चाहिए, लेकिन अब मैं इस सोफा पर बैठा होता हूँ। मेरे बाएं तरफ लैंडलॉर्ड एक्स गर्लफ्रेंड शु श्याओ शुआंग बैठी होती है और दाएं तरफ बॉस एक्स गर्लफ्रेंड झांग यूवेई बैठी होती है। मैं मन ही मन कहता हूँ, हे भगवान, अब मुझे कौन बचाएगा? इस अजीब और भारी माहौल को खत्म करने के लिए मैं कहता हूँ कि चलो लेट नाइट स्नैक खाते हैं। जिस पर श्याओ शुआंग मुझे वो लंच बॉक्स देती है। वो बहाना बनाती है कि वो इसे बस रास्ते में लेकर आई थी। लेकिन जैसे ही मैं लंच बॉक्स खोलता हूँ, उसके अंदर वही शेड्रेड पोर्क होता है जो कॉलेज में मेरा फेवरेट हुआ करता था, और वो अभी भी गर्म होता है। ये देखकर मुझे समझ आ जाता है कि वो काफी देर से मेरा इंतजार कर रही थी। लेकिन दूसरी तरफ यूवे भी पीछे नहीं रहती। वो सीधे टेकअवे ऐप खोलती है और याके चुआन के साथ बियर ऑन ऑर्डर कर देती है। थोड़ी देर बाद 3 बड़े बॉक्सेस बियर के आ जाते हैं।
डिलीवरी वाला अंदर बैठी दो खूबसूरत लड़कियों को देखकर मुझे बहुत रिस्पेक्ट से देखता है, जिस पर मैं सिर्फ ऑकवर्ड होकर मुस्कुराता हूँ। कुछ देर बाद हम तीनों साथ में खाना खाने लगते हैं। मैं श्याओ शुआंग के हाथ का बना हुआ खाना खाता हूँ। वही पुराना टेस्ट मुझे फिर से याद आ जाता है, जिस पर मेरे दिल में गिल्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो दोनों मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव करती हैं और मैं ही सबसे बड़ा बेवकूफ होता हूँ। इसके बाद मैं लगातार बियर पीने लगता हूँ। मैं खुद को रोक नहीं पाता, एक के बाद एक बोतल खत्म कर देता हूँ। फिर एक बियर कैन उठाकर उसे भी एक ही बार में पी जाता हूँ। थोड़ी ही देर में मुझे शराब चढ़ जाती है। मैं नशे में खुद को थप्पड़ मारता हूँ और लड़खड़ाती हुई आवाज में बोलने लगता हूँ, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, लेकिन आगे से अगर तुम दोनों को कभी कोई परेशानी हुई तो मैं जरूर तुम्हारी हेल्प करूंगा। इसके बाद मुझे कुछ भी ठीक से याद नहीं रहता। मुझे बस इतना याद रहता है कि शिव शाओ शुआंग और झांग युवेई दोनों मिलकर मुझे उठाकर बेड तक लेकर जाती हैं, जिस पर युवेई धीरे से मुझे कंबल ओढ़ा देती है और मेरे सिर पर हाथ फेरती है। उसी समय मुझे शु शाओ शुआंग की आवाज सुनाई देती है। वो अचानक पूछती है, सच बताओ, क्या तुम अभी भी उसे पसंद करती हो? जिस पर झांग युवेई मेरी तरफ देखती है। मैं उस वक्त सो रहा होता हूँ। उसकी आंखों में सॉफ्टनेस साफ दिखाई देती है। फिर वो धीरे से कहती है, उसने मुझे मेरा पहला DSLR दिया था, उसी ने मेरे फोटोग्राफी ड्रीम को सपोर्ट किया था, इसलिए मैं उससे नफरत नहीं कर सकती। जिस पर शु शाओ शुआंग बिना सोचे तुरंत कहती है, मैं भी अभी तक जोयांग को पसंद करती हूँ। फिर वो धीरे से कहती है, मैं उसे मारना भी चाहती हूँ, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार मैं उसे दोबारा भागने नहीं दूंगी। यह सुनकर झांग युवेई हल्का सा मुस्कुराती है। फिर वो मेरे कान को खींचती है और शु शाओ शुआंग से कहती है, तुम्हारा एटीट्यूड अभी भी बिल्कुल पहले जैसा है। लेकिन फिर वो धीरे से कहती है, तुम्हें मुझसे नहीं, बाकी लड़कियों से सावधान रहना चाहिए। और इसी तरह दोनों एक दूसरे का वीचैट ऐड कर लेती हैं, ताकि बाकी एक्स गर्लफ्रेंड्स के खिलाफ वो एक टेम्परेरी अलायंस बना सकें। अगले दिन दोपहर में मेरी आंख खुलती है। मेरा सिर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही मैं आंख खोलता हूँ, मैं देखता हूँ कि शु शाओ शुआंग मेरे ऊपर सो रही होती है। उसी वक्त बेडरूम का दरवाजा खुलता है और झांग युवेई बाहर आती है। उसे देखकर मेरा दिमाग पूरी तरह खाली हो जाता है। मुझे लगता है कि कल रात नशे में मैंने जरूर कोई बहुत बड़ी गलती कर दी होगी। जिस पर मैं घबराकर पूछता हूँ, कल रात मैंने कुछ किया था क्या? लेकिन वो दोनों मुझे देखकर हंसने लगती हैं। फिर झांग युवेई कहती है, तुम तो कल रात मरे हुए इंसान की तरह सो रहे थे, कुछ भी नहीं हुआ। यह सुनकर मैं राहत की सांस लेता हूँ। आज झांग युवेई अच्छे मूड में होती है, इसलिए वो मुझे एक दिन की छुट्टी दे देती है। कंपनी जाने से पहले वो पूरे घर को अच्छे से साफ भी कर देती है। फिर जाते जाते मुझे वार्निंग देती है कि उसके ना रहने पर मैं कोई गड़बड़ ना करूं। इसके बाद शिव शाओ शुआंग भी उठ जाती है और जैसे ही उसे कल रात की अपनी बात याद आती है, उसका चेहरा तुरंत लाल हो जाता है, क्योंकि उसने खुद कहा था कि वो अभी भी झो यांग को पसंद करती है। यह सोचकर वो शर्म से कहीं छिप जाना चाहती है। जिस पर मैं धीरे से कहता हूँ, शाओ शुआंग, तुम उठ गई। फिर मैं उससे पूछता हूँ, तुमने और झांग युवेई ने कल रात क्या बात की थी? जिस पर वो मुझे घूर कर कहती है, बहुत सारी बातें, जैसे कि तुम्हें सोते हुए ही मार देना चाहिए या नहीं। यह सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी पड़ जाती है। मैं मन ही मन कसम खाता हूँ कि अब आगे से मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। इसके बाद सुबह की धूप कमरे में आ रही होती है। मैं चुपचाप शु शाओ शुआंग के पीछे खड़ा होकर उसके बाल ठीक करने लगता हूँ, और उस पल मुझे ऐसा फील होता है जैसे मैं फिर से 3 साल पहले वाले दिनों में वापस पहुंच गया हूँ। आज दोपहर एक अच्छी मूवी लगी हुई है, जोयांग, चलो साथ में देखने चलते हैं। शु शाओ शुआंग मुझे दोपहर में मूवी देखने के लिए बुलाती है, लेकिन मैं मना कर देता हूँ। मैं कहता हूँ, आज नहीं, आज मुझे कंपनी जाना है, जॉब का पहला दिन है, मुझे अपने कॉलेग्स पर अच्छा इंप्रेशन छोड़ना है। जिस पर वो थोड़ा नाराज होकर मुझे देखती है। फिर जैसे ही मैं जाने लगता हूँ, वो अचानक अपना एक और टैलेंट दिखा देती है। वो सामने वाले फ्लैट का दरवाजा खोलती है और अंदर चली जाती है। फिर वो पीछे मुड़कर कहती है, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, ये पूरी बिल्डिंग मेरी है, अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो कभी भी सामने वाले घर का दरवाजा नॉक कर देना। यह सुनकर मैं वहीं खड़ा रह जाता हूँ। मुझे सच में समझ नहीं आता कि ये लड़की आखिर कितनी अमीर है। इसके बाद वो हल्के लाल चेहरे के साथ मुझे चुटकी काटती है और वार्निंग देती है कि कंपनी में कोई गड़बड़ मत करना। जिसके बाद वो वापस चली जाती है। मैं पूरे जोश के साथ कंपनी पहुंचता हूँ, लेकिन जैसे ही नीचे पहुंचता हूँ, वहां का सीन देखकर पूरी तरह चौंक जाता हूँ। कंपनी के गेट के सामने लड़कियों की एक बड़ी भीड़ खड़ी होती है। उनके हाथ में बैनर्स होते हैं और वो मोशिन मीडिया के खिलाफ चिल्ला रही होती हैं। वो कह रही होती हैं कि मोशिन मीडिया ने उनके आइडल झो वेनेओ को धोखा दिया है, उसकी जगह किसी और को कवर शूट दे दिया गया है। यह देखकर मैं घबरा जाता हूँ। फिर भी मैं हिम्मत करके उनके पास जाता हूँ और धीरे से पूछता हूँ कि आखिर हुआ क्या है। जिस पर एक लड़की गुस्से में कहती है, किसी हरामी ने बैकडोर से एंट्री लेकर हमारे भाई की जगह कवर शूट छीन लिया। यह सुनकर मैं कांपती हुई आवाज में पूछता हूँ, क्या तुम्हें उस इंसान का नाम पता है? जिस पर वो और भी गुस्से में कहती है, उस कमीने का नाम जो यांग है। यह सुनते ही मैं वहीं जम जाता हूँ। मेरे सामने खड़ी वही लड़कियां जो मुझे मार डालने की बात कर रही होती हैं, असल में मेरे ही खिलाफ खड़ी होती हैं। मेरे चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो जाती है। काफी देर बाद मुझे समझ आता है कि जिस आदमी को ये सब लोग गाली दे रही हैं, वो मैं ही हूँ। जिस पर अपनी जान बचाने के लिए मैं ऐसे बिहेव करने लगता हूँ जैसे मैं कोई राह चलता आदमी हूँ।
लेकिन मैं उन फैन गर्ल्स को कम समझ लेता हूँ। किसी ने ग्रुप में मेरी फोटो भेज दी होती है और अगले ही पल मेरी पहचान खुल जाती है, जिस पर सारी लड़कियां मेरी तरफ देखने लगती हैं। फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। मैं जल्दी से कहता हूँ मैं उस स्टार को जानता भी नहीं हूँ, लेकिन वो मेरी बात सुनने की जगह और ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं। फिर वो लोग झांग युवेई को भी गालियां देने लगती हैं। वो कहती हैं, झांग सरनेम वाली बॉस भी कोई अच्छी नहीं है, उसने जरूर तुम्हें अपने पास रख लिया होगा, तभी तुम्हें ये मौका मिला है। जिस पर मेरा चेहरा तुरंत बदल जाता है। मुझे गाली दो, मैं सह सकता हूँ, लेकिन मैं झांग युवेई के बारे में एक शब्द भी गलत नहीं सुन सकता। अगले ही पल मैं अपना हाथ उठाता हूँ और सबसे ज्यादा गाली देने वाले 180 पाउंड के आदमी को सीधा पंच मार देता हूँ। वो आदमी सीधे पीछे जाकर भीड़ में गिर जाता है और फिर पूरा माहौल अचानक बिगड़ जाता है। चारों तरफ चीखने की आवाज आने लगती है। लड़कियां मेरी तरफ भागने लगती हैं। लेकिन 3 साल मंदिर में रहने की वजह से मेरा शरीर पहले से बहुत मजबूत होता है। मेरी हाइट भी 1.85 मीटर होती है, इसलिए मैं भीड़ के बीच खुद को बचाने की कोशिश करता हूँ। उसी वक्त ऊपर ऑफिस में झांग युवेई मुझे खिड़की से देख रही होती है। पहले तो वो मुझे देखकर हल्का मुस्कुराती है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि मुझे मारा